आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर किंग्स फार्मर्स एंड टाउन, जो कि सेकेंड चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल और लिटरेसी सोर्सेज हो सकते हैं। सोर्सेज ऑफ महाजनपदास, इस चैप्टर में मेनली हम महाजनपदास और मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और थोड़ा कोइंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म लिटरेचर मेन है, और कुछ आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर्स या कोइंस या पिलर्स, इनसे हमें पता चलता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसेप एंड पियादसी। तो जेम्स प्रिंसेप, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उन्होंने ब्राह्मी और खरोस्ती 1938 में, कौन से ईयर में, 1938 में, इन दोनों स्क्रिप्ट को यूज़ किया, इंस्क्रिप्शंस और कोइंस, इनको डेसिफर किया था। ठीक है, और बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे किंग्स होते थे, वो खुद को कुछ अलग अलग टाइटल्स से टाइटल दे देते थे खुद को। जैसे यहाँ पे ये अशोका को पियादसी का टाइटल मिला है, प्लेजेंट टू बिहोल्ड। ठीक है, अब यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स जो इन्हीं इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट को यूज़ करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट है द अर्लीस्ट स्टेट 16 महाजनपदास। 16th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे स्टेट्स और नई सिटीज़ आई थी। यूज़ ऑफ आयरन, मतलब हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, उस वक्त आयरन का इतना यूज़ नहीं था। तो ये 16th सेंचुरी के दौरान इसका ज़्यादा यूज़ बढ़ा। और डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स बहुत सारे बनने स्टार्ट हुए। और इसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में लिखा है कि 16 महाजनपदास होते थे, वज्जी, मगधा, कौशाला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती। ठीक है, और ये सब महाजनपदास ऐसे जैसे स्टेट्स होते हैं ना, ऐसे, और ये सब किंग्स के द्वारा रूल किए जाते थे। ठीक है, जैसे कि इनको कहते थे गनाज या संघाज। ठीक है, और महावीरा और बुद्धा भी इन्हीं गनाज से बिलोंग करते थे। हर एक महाजनपदास की एक कैपिटल सिटी होती थी, जो कि ऑफन फोर्टिफाइड होती थी, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई होती थी, मतलब फोर्टिफाइड होती थी। ठीक है, और ब्राह्मण ने ऐसे धर्म सूत्रास या धर्मशास्त्र है, उसमें कुछ किंग्स के लिए नॉर्म्स लिखे हैं। ठीक है, रूलर्स के लिए नॉर्म्स लिखे हैं कि उनको क्षत्रिय ही होना चाहिए, सिर्फ क्षत्रिय ही रूलर बन सकते हैं। और ऐसे माना जाता है कि वेल्थ एक्वायर करने के लिए या फिर दूसरा एरिया एक्वायर करने के लिए उनको अपने नेबरिंग स्टेट्स पर रेड करनी होती थी। फर्स्ट अमंग द 16 मगधा जो है वो बहुत पावरफुल था। ठीक है, ये मौर्यन एम्पायर है। ठीक है, यहाँ से इंडस जा रही है, और ये मेन उनका कैपिटल था पाटलिपुत्र, और ये सब मगधा इधर ही है। ठीक है, तो इस एरिया में इनकी फर्टाइल लैंड होती थी। अब आयरन माइंस का भी इन्होंने, आयरन की खोज हुई ना, तो फिर इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया, उसकी वजह से भी ये बहुत पावरफुल बन गया। एलिफेंट्स बहुत सारे होते थे, और गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी की वजह से वहाँ की लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाती थी, जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाती थी। और पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि वहाँ पे जो रूल कर रहा है राजा, वो उसकी पॉलिसीज कैसी है। मौर्यन एम्पायर के दौरान जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, वो बहुत अच्छा राजा था, उसकी वजह से ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो पाया। ठीक है, और टोपोग्राफी उसका ऐसे, टोपोग्राफी और गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ये एक ही बात है, मतलब टोपोग्राफी उधर अच्छी थी। ठीक है, अच्छा पेड़ पौधे थे और सब फर्टाइल लैंड थी। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एन अर्ली एम्पायर। ठीक है, मौर्यंस के बारे में बात करेंगे अब। तो हिस्टोरियंस ने, जैसे मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर है, उसके अकाउंट को यूज़ किया। और सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर, उनके अलावा इसके अकाउंट को यूज़ किया। अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मिनिस्टर था कौटिल्य, उसने ये लिखी थी, तो इसकी वजह से ये भी हमारे लिए एक सोर्स हो सकता है। और बुद्धिस्ट, जैन, पुराणिक लिटरेचर और संस्कृत वर्क्स में भी पाई जाती है। ठीक है,
इंस्क्रिप्शंस और क्या हो सकते हैं, ये सब सोर्सेज हैं, ठीक है। हमें कहाँ से पता चलता है मौर्यन एम्पायर, मौर्याज के बारे में? तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस, जैसे रॉक्स, पिलर्स, वो अपनी मैसेजेस है ना सब पिलर्स पे और रॉक्स पे लिखवा देता था, ठीक है, जिससे हमें अब पता चल रहा है। और उसने कुछ धम्मा इंट्रोड्यूस किया था, आई थिंक ये थोड़ा रिलीजन टाइप कुछ है, जिसमें कि हमें बड़ों का और ब्राह्मण्स का आदर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करना है और हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अब 3.2 एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, किस एम्पायर की बात हो रही है? मौर्यन एम्पायर की। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे उस एम्पायर में, पाटलिपुत्र जो उसकी कैपिटल थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड सोवनगिरी, ठीक है। अब देखते हैं, ये पाटलिपुत्र इधर है और इधर कर्नाटका में यहीं कहीं पर सोवनगिरी है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा एम्पायर इन्हीं 4 मेन सेंटर से घिरा हुआ था, ठीक है, जिससे कि अच्छा कंट्रोल चल रहा था उनका। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग ही होगा, कैपिटल और ये प्रोविंशियल सेंटर्स कौन से? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सोवनगिरी, इनके अराउंड स्ट्रॉन्ग था कंट्रोल, ठीक है। तक्षशिला और उज्जैनी इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर सिचुएटेड थे, और सुवर्णगिरी जैसे नाम से पता चल रहा है, स्वर्ण सोना, तो गोल्डन माउंटेन, ये कर्नाटका में गोल्ड माइंस के लिए फेमस था, ठीक है। कम्युनिकेशन लैंड और रिवराइन रूट्स से दोनों से हो जाती थी, ठीक है, रिवर से भी और लैंड से भी। मेगास्थनीज ने, जैसे हमने इसके अकाउंट को वो किया है, तो मेगास्थनीज मेंशन 6 कमेटी, जिसमें 6 सब कमिटीज है, ठीक है। किसके लिए है ये? मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। नेवी, ट्रांसपोर्ट, फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स, एलिफेंट्स, ठीक है। अशोका ने उसके एम्पायर को एक साथ ऐसे कैसे जोड़े रखा? एक धम्मा की वजह से, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो उसने अपने धम्मा को ऐसे पूरा स्प्रेड करने के लिए इसके मैसेज को कुछ धम्मा महामता स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कितना था एम्पायर? तो मौर्यन एम्पायर के आने से बहुत चेंज हुआ है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। ये बहुत अच्छा एम्पायर था, मतलब सही था। मैनी हिस्टोरियंस फाउंड दैट मैसेजेस ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर डिफरेंट फ्रॉम द जो अशोका था वो बिल्कुल हम्बल, काइंड, इंडस्ट्रियस, पावरफुल किंग था, ठीक है। तो इसके अशोका के इंस्क्रिप्शंस है वो और रूलर से अलग पाए गए हैं, ठीक है। नेशनलिस्ट लीडर्स, उन्होंने इसको एज अ इंस्पिरेशन उनके लिए था अशोका, ठीक है। और क्यों था? क्योंकि वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता था और किसी भी रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवाया। तो न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, अब साउथ के कुछ किंग्स के बारे में देख लेते हैं। न्यू किंगडम्स इमर्ज, डेक्कन एंड साउथ का एरिया जो है, नीचे वाला इंडिया का एरिया, वहाँ पर 3 मेनली ये होते थे किंगडम, चोलास, चेराज एंड पांड्यास, ठीक है। तमिलकम में पाए गए हैं ये। सोर्स क्या है? तमिलकम। तमिलकम क्या है? एंशिएंट तमिल टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र है वैसे तमिलकम है। तो ये सब प्रोस्पेरस होते थे, रिच होते थे, और चीफ होता था उनका एक जो कि पावरफुल, उनके ये हेरिडिटरी हो सकता है, मतलब वो अपनी पावर से वहाँ का चीफ बनता था, पावरफुल पर्सन बनता था, जिसको कि कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होते थे। वो जैसे कि क्या होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट से भी गिफ्ट लेता है, ठीक है। तो ये चीफ हो गया। इन किंगडम्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तमिल संगम टेक्स्ट। एक सेकेंड सॉरी, ये तमिलकम है ना, ये एंशिएंट तमिल को बोलते थे, ठीक है, और तमिल संगम है उनकी टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। तमिलकम क्या है? एंशिएंट तमिल वाला पार्ट है, उसको तमिलकम बोलते थे, सॉरी।
Many chiefs and kings Satavahanas rule over the western central Indian Shakas, Central Asia to India. तो ये कुछ तमिल चीफ साउथ के चीफ और किंग्स थे सतावन्नाज और शकास, तो इन्होंने वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया पर भी रूल किया था, ठीक है। डिवाइन किंग्स, कुशानास खुद को ऐसे डिवाइन मानते थे कि वो ऐसे गॉड सन, दे आर सन ऑफ गॉड, ठीक है। तो कुशानास ने बहुत बड़े किंगडम पर रूल किया था, सेंट्रल एशिया, सोचो कितना बड़ा, टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना। तो कोलोसल स्टैचूज पाए गए हैं मथुरा में, मत जगह पर मथुरा में, ठीक है। और कुछ स्टैचूज अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। कुशानास खुद को गॉड लाइक, मतलब भगवान जैसे मानते थे, ठीक है। उन्होंने टाइटल भी अडॉप्ट किया था देवपुत्र, मतलब सन ऑफ गॉड, इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स, वो भी खुद को ऐसे ही मानते थे। सामंताज जो है वो ऐसे किंग नहीं होते थे, लेकिन वो ऐसे पर्सन जो कि खुद को मेंटेन करते थे लोकल रिसोर्सेज से, ठीक है। और कुछ मिलिट्री सपोर्ट देते थे रूलर्स को, लेकिन वो रूलर नहीं होते थे। लेकिन कुछ पावरफुल समंताज जो है वो कभी कभी किंग बन जाते थे, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्ट। अब जैसे हमने पता स्टार्टिंग में देखा कि कहाँ से इनकी हिस्ट्री हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिटरेचर, कोइंस, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और एक प्रशस्ति भी होती है जो कि किंग्स के प्रेज में कंपोज की जाती है, ठीक है, मतलब उनकी तारीफ में। और जैसे एक एग्जांपल है प्रयाग प्रशस्ति, ये इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है ये। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, जो कि हरि सेना ने लिखा था, समुद्रगुप्त का पोएट था ये, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति। तो चेंजिंग कंट्री साइड क्या होता है, गांव वाला इलाका होता है ना वो। पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, अब कुछ जटकाज हैं, ठीक है, जो पाली में लिखी गई थी। एंड पंचतंत्र, ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी मान लो, ठीक है, ऐसे ओरल टेल्स होती थी। तो एक स्टोरी है इसमें गंडा टिंडू जटका, जिसमें कि कुछ अपने ऐसे जो बुरा राजा था उसके बारे में बताया है, उसकी प्रजा के बारे में, कि एक बार राजा जाता है उनके पास वो देखने के लिए कि वो उसके जो प्रजा है उसके बारे में क्या सोचती है। तो फिर हर एक पर्सन ने उसको ऐसे कर्स किया, मतलब कि ऐसे बुरा भला कहा कि रात को तो हमें रोबर्स ऐसे अटैक कर देते हैं और दिन में टैक्स कलेक्टर आ जाते हैं, तो बहुत बुरा राजा है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि किंग और उसके जो सब्जेक्ट्स है, उसकी प्रजा है, उसके बारे में उसका जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की गई थी, तो ये यूज़ की गई थी शिफ्ट टूवर्ड्स प्लो एग्रीकल्चर। प्लो एग्रीकल्चर, प्लो आपको पता है ना क्या होता है, जैसे एक ऐसे कुछ होता है बुल के ऐसे कमर पे, गर्दन पर उसको यूज़ किया लगाते हैं और फिर देखा ही होगा, तो उसकी तरफ थोड़ा प्लो एग्रीकल्चर यूज़ किया उन्होंने, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा। और आयरन टिप प्लो शेयर से भी बहुत हेल्प मिली, जैसे पहले वुडन का होता होगा, तो आयरन टिप प्लो शेयर से उनकी लैंड थोड़ी ऐसे फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि जो बुरी लैंड है वो ऐसे नीचे चली जाती है और अच्छी लैंड ऊपर आ जाती है, मिट्टी सॉरी, ठीक है। पैडी कल्टीवेशन, ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ हुआ। पैडी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि जब वो प्लांट्स छोटे होते हैं तब उनको किसी और जगह पे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। इरिगेशन का यूज़ हुआ, इरिगेशन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब अगर 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना। रूरल सोसाइटी में डिफरेंसेस
तो टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई थी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो बेनिफिट्स थे वो थोड़े अनइवन थे, मतलब हर किसी को बेनिफिट नहीं मिलता था। और एग्रीकल्चर लेबरर्स, पीजेंट्स थे और लार्ज लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, इन सब में अलग अलग बांटा जाया करता था। और जैसे गृहपति है पाली टेक्स्ट में, तो उसमें उसको थर्ड और सेकंड कैटेगरी में डाला जाता था। विलेज हेडमैन होता था और लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, वो पावरफुल फिगर्स होते थे जैसे अभी भी होते हैं, जो कि कंट्रोल करते थे पूरे पीपल के ऊपर, ठीक है। और तमिल लिटरेचर है, संगम टेक्स्ट है, उसमें विलेजर्स की 3 कैटेगरी बताई है। एक तो वेलालर, उजहावर, आदिमाई। वेलालर लार्ज लैंड होल्डर, लैंड ओनर्स, और उजहावर प्लोमैन, आदिमाई स्लेव्स, ठीक है। लैंड ग्रेंट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स। जैसे लैंड ग्रेंट्स इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया जाता था, तो ये हमारा सोर्स हो गया। जैसे कॉपर प्लेट्स पे, स्टोन्स पे, जो कि हमेशा ऐसे बहुत सालों तक रहते हैं, तो वो किसको दिया जाता था? जो लैंड रिसीव कर रहा है, ठीक है। और प्रभावती गुप्ता, जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि उस टाइम पे संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वुमेन जो है वो रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन उसको था। और लैंड ग्रेंट्स बिल्कुल अलग अलग वेरिएशंस में हो सकता है, जैसे कि कोई छोटा सा प्लॉट भी मिल सकता है किसी को, कोई बहुत बड़ी ज़मीन भी मिल सकती है, ठीक है। ऐसे कोई अलग अलग होते थे सब। लैंड ग्रेंट्स वर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। तो लैंड ग्रेंट्स की वजह से जो किंग्स है वो अपनी एग्रीकल्चर को अलग अलग एरियाज, नए नए एरियाज तक एक्सटेंड करते थे, ये उनके लिए एक स्ट्रेटजी थी। और कुछ का ऐसा मानना भी है कि लैंड ग्रेंट्स एक साइन था किसका, कि पॉलिटिकल पावर उनकी कम हो रही है, इसका साइन था। और लैंड ग्रेंट्स उनके कल्टीवेटर्स और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप भी बताता है। तो टाउन्स एंड ट्रेड, नई सिटीज़ आने लग गई थी, तो सारे मेजर टाउन्स जो थे वो कम्युनिकेशन के रूट पर थे, ठीक है। और पाटलिपुत्र जैसे वर ऑन रिवराइन रूट्स, पूहर वॉज नियर द कोस्ट, ठीक है। यार ये तो Many cities like मथुरा were bustling centers of commercial culture and political activities। ये नई सिटीज उभरने लगी थी। जैसे पुरानी कौन सी सिटीज थी, जैसे पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी, उज्जैन, तोसाली, ठीक है। अब ये नई सिटीज उभरने लग गई थी। मथुरा, अर्बन सेंटर्स, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसमें पोट्री बाउल्स, डिशेस, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो कहीं और से लाते थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, टूल्स जो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज और टेराकोटा शेल से बनी होती थी, ठीक है। और गिल्ड्स एंड श्रेणीज, कुछ लोगों की, कुछ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती थी, मतलब बहुत सारे लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, इसको गिल्ड्स या श्रेणीज बोलते थे। इनका भी मेंशन हुआ है। ये लोग रॉ मटेरियल बनाते थे और प्रोडक्शन बढ़ाते थे, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो है कि बहुत सारे आयरन टूल्स यूज करते थे। तो ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड फ्रॉम 6th सेंचुरी। ये जो ट्रेड था ना, ये ऐसे नहीं था कि बिल्कुल उनके एम्पायर के अंदर अंदर था, ये बहुत अलग अलग ऐसे जगह पर था। जैसे सेंट्रल एशिया तक था, ओवरसीज मतलब ऐसे दूर दूर तक था, ठीक है। अरेबियन सी से नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, देखा अफ्रीका तक पहुंच चुका है, तो फिर बहुत दूर तक होगा। और वेस्ट एशिया से चाइना तक बहुत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। Successful merchants designated as Masuttavan in Tamil, Sethis and Satavanna in Prakrit। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है
Coins and kings, symbols on punch mark coins suggest that these were issued by kings. ठीक है, कुछ मर्चेंट्स होते थे, कुछ बैंकर्स, टाउन पीपल, ठीक है, वो भी किंग्स ही नहीं, वो भी इशू करवा सकते थे कॉइन्स, ठीक है। और जो फर्स्ट कॉइन जो जिस पे नेम्स और इमेजेस होती थी रूलर्स की, वो किसने इशू करवाया था? ग्रीक्स ने, इंडो ग्रीक्स ने, ठीक है। और फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करवाया था? कुशानाज ने। इससे क्या पता चलता है कि वो बहुत प्रॉस्पेरस किंगडम था उनका, ठीक है, बहुत रिच था वो, ठीक है। तो hordes of Roman coins have been found from archaeological sites, और कुछ रोमन कॉइन्स ऐसे साउथ इंडिया की कुछ साइट्स में भी मिले गए हैं। और योद्धाज हैं, वो भी कुछ कॉपर, उन्होंने भी कुछ कॉपर कॉइन्स इशू करवाए थे। बहुत ऐसे शानदार गोल्ड कॉइन्स गुप्ता रूलर्स ने इशू करवाए थे, ठीक है, स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन के लिए यूज होते थे। ओके, बैक टू बेसिक्स, ठीक है। तो हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड? इंस्क्रिप्शंस कैसे डेसिफर हुए? तो बहुत सारी जो स्क्रिप्ट है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में, ये ब्राह्मी और खरोस्ती से डिराइव हुई है, ठीक है, जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी यूज़ हुई है। और किसने डेसिफर किया था इसको? जेम्स प्रिंसेप ने 1938 में, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। और नेम ऑफ द रूलर भी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन नहीं होता था, इंस्टेड क्या मेंशन होता था? टाइटल्स मिले होते थे, अडॉप्ट किए थे उन्होंने। देवा नाम पिया, मतलब बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, एंड पियादसी, प्लेजेंट टू बिहोल्ड। अब इनके लिमिटेशंस क्या होते थे कि इंस्क्रिप्शंस के बाइज्ड नेचर के होते थे, मतलब वो ऐसे किंग की तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, ऐसे मतलब सच्चाई नहीं बताते थे, सिर्फ उनकी प्रशंसा करते थे, प्रशंसा, हाँ जो भी है, वो करते थे, ठीक है। और एग्जैजरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सब कुछ बताते थे, और कुछ कमियां नहीं बताते थे उनके बारे में ज़्यादातर। तो ये लिमिटेशन हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को वो डिस्कस ही नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखाते थे। टेक्निकल इश्यूज हो सकती है, जैसे कुछ सील्स ऐसे कुछ टूट गई हो, जिसे हमें ऐसे पता ना चला हो कि वो कैसे होते थे, और कुछ फेड हो गई, कुछ डिकेड हो गई, कुछ ख़राब हो गई। तो ऐसे लिमिटेशंस बहुत सारे हैं इंस्क्रिप्शंस के, तो हम इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। और ट्रांसलेशन, कुछ जो सील से अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, तो इसकी वजह से भी हमें कम जानकारी मिली है। पर्सपेक्टिव ऑफ मार्जिनलाइज्ड, मतलब कि वो सिर्फ रूलर्स या किंग्स के बारे में ही ऐसे बताते थे, वो कुछ मार्जिनलाइज्ड जो लोकल पीपल है उनकी दिनचर्या के बारे में ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं होता, ठीक है, लिखा नहीं होता। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और यार थोड़ा शेयर वेयर कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। थैंक यू, बाय।